नमस्कार, मैं रवीश कुमार। न्यूज़ चैनलों और मदारी के खेल में एक अंतर होता है। आपको पता होता है कि मदारी खेल ही दिखाएगा, लेकिन न्यूज़ चैनल वाले खेल करेंगे ये पता नहीं होता। आपको लगता है कि आपको खबर दिखाई जा रही है। मुंबई पुलिस ने आज टेलीविजन रेटिंग पॉइंट टीआरपी के एक ऐसे खेल को उजागर करने का दावा किया है कि जिन घरों में टीआरपी मीटर लगी होती है उन घरों में पैसे दिए जाते थे ताकि वे खास चैनल ही देखें और वो नंबर 1 हो जाए। जिन चैनलों पर ऐसा करने के आरोप लगे हैं उन्होंने इसका खंडन किया है। जाहिर है पुलिस को इसे कम समय में अदालत तक भी साबित करना होगा। मुंबई पुलिस ने कहा है कि टीआरपी रेटिंग की एजेंसी बार्क ने हंसा कंपनी को मुंबई में 2000 बैरोमीटर लगाने का काम दिया था, जिससे टीआरपी रेटिंग नापी जाती है। हंसा के कुछ पूर्व अधिकारी कर्मचारी किसी चैनल से पैसा लेकर सौदा कर लिए। दर्शक वही चैनल देखने लगे और वही चैनल रेटिंग में ऊपर आने लगा। उन हाउस होल्ड्स को जिनका डेटा दिया जा रहा था, पैसा देकर टीआरपी को मैनिपुलेट करने का कार्य किया जा रहा था। जो मैनिपुलेटेड हाउस होल्ड्स थे, जो डेटा मैनिपुलेट किया जा रहा था, उन हाउस होल्ड्स को बोला जाता था कि आप किसी विशेष चैनल को ऑन रखिएगा, आप देखें या ना देखें, लेकिन ये चैनल ऑन रहना चाहिए। बीएआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की है उसमें जो नाम सामने आया है वो है रिपब्लिक टेलीविजन का, जिसमें के सस्पिशन ट्रेंड्स टीआरपी के देखे गए। हमने ऐसे कस्टमर्स जिनको अप्रोच किया गया था, मैनिपुलेट किया गया था, जब उनको बुला के उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने एडमिट किया कि उनको पैसा दिया गया था ये विशेष चैनल को ऑपरेट करने के लिए। ऐसे कुछ व्यक्तियों को लाके उनके बयान नोट किए गए हैं, उन्होंने कंफर्म किया है। 2 तो छोटे चैनल थे, एक तो फक्त मराठी और दूसरा बॉक्स सिनेमा। बीएआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की है उसमें जो नाम सामने आया है वो है रिपब्लिक टेलीविजन का, जिसमें के सस्पिशन ट्रेंड्स टीआरपी के देखे गए। हमने ऐसे कस्टमर्स जिनको अप्रोच किया गया था, मैनिपुलेट किया गया था, जब उनको बुला के उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने एडमिट किया कि उनको पैसा दिया गया था ये विशेष चैनल को ऑपरेट करने के लिए। ऐसे कुछ व्यक्तियों को लाके उनके बयान नोट किए गए हैं, उन्होंने कंफर्म किया है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो हमारे आरोपी 3 चैनल हैं, उन चैनल्स का कोई भी व्यक्ति जो इन्वॉल्व होगा, कितना ही ऊंचा हो, चाहे वो प्रमोटर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चैनल में ऊंचे पद पर हो, नीचे पद पर हो, जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अवश्य पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और अगर इन्वॉल्व है तो उससे आगे की कार्रवाई भी इसमें की जा सकती है। और मुंबई पुलिस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रिपब्लिक चैनल का नाम लिया, तब रिपब्लिक चैनल ने एक बयान जारी किया और कहा कि बार्क ने जो रिपोर्ट सौंपी है, अपनी किसी भी रिपोर्ट में रिपब्लिक टीवी का नाम नहीं लिया है। जिन किसी ने भी रिपब्लिक टीवी का नाम लिया है उनके खिलाफ मानहानि की कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने तो यह भी कहा है कि फर्जी टीआरपी से मिले विज्ञापन का पैसा अपराध का पैसा माना जाएगा। चैनल के बैंक अकाउंट की जांच हो रही है। टीआरपी को लेकर कई सवाल पहले से उठते रहे हैं। मान लीजिए मुंबई में 2000 टीआरपी मीटर हैं, वहां राजनीतिक दबाव से केबल टीवी से 9 बजे प्राइम टाइम गायब कर दिया जाए तो उसका हिसाब किस खाते में होगा? या आवाज गायब हो जाएगी या वीडियो गायब हो जाएगा तो क्या होगा? यह खेल केबल से होता है, टीआरपी से अलग खेल होता है और कंटेंट का खेल अलग होता है। खतरनाक तब और हो जाता है जब सब मिलकर एक महाखेल बन जाता है। रवि, सच पूछिए तो मुझे लगता है कि हमें यह नहीं देखना चाहिए कि टीआरपी किसको मिल रहा है, हमें यह देखना चाहिए कि टीआरपी किसको नहीं मिल रहा है और क्यों नहीं मिल रहा है। क्यों है कि कैसे कुछ चैनल या ऐसे कुछ शो है, जैसे कि आपका प्राइम टाइम जो YouTube पे जाता है तो उसके 8-10 लाख व्यू आते हैं, लेकिन जब टीआरपी का खेल आता है, टीवी पर आता है, वो नहीं दिखते। क्योंकि आप देखिए एक चीज, इंग्लिश न्यूज जो है उसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, क्योंकि हमारे देश में लगभग 40 से 44 हजार
बॉक्स हैं जो पीपल मीटर हैं जिससे रेटिंग नापा जाता है। हर बॉक्स पे लगभग 21,000 लोग बैठे हुए हैं। औसतन 21,000 लोगों का रेटिंग एक बॉक्स से निकाल के आता है और उसको पूरे यूनिवर्स यानी कि लगभग 84 करोड़ लोगों के लिए बताया जाता है कि इतने लोग देख रहे हैं। अगर आप अंग्रेजी न्यूज देखें तो सिर्फ 1% बॉक्स उसमें ऑन होते हैं। लगभग 440-450 बॉक्स ऑन होते हैं उसमें। हर रोज औसतन 8 से 9 मिनट अंग्रेजी न्यूज देखा जाता है। और अगर 8 से 9 मिनट अंग्रेजी न्यूज देखा जा रहा है, आप किसी भी 4 बॉक्स पे बोलिए कि आप 4 घंटे देखिए, तो आप सोच सकते हैं कि कितना फर्क पड़ेगा पूरे रेटिंग में इस चैनल का। लेकिन हम जानते हैं कि जिस चैनल पर जो एंटरटेनमेंट दिखाया जा रहा है, और एंटरटेनमेंट, सेंसेशनल चीज, सनसनीखेज चीजें दिखाई जाती है, वो लोग ज्यादा देखेंगे, है ना। क्योंकि आप सिर्फ हिंदी एंटरटेनमेंट को ले लीजिए, हिंदी एंटरटेनमेंट लगभग 50% घरों में देखा जाता है। बार का रेटिंग अगर देखें हम, 50% बॉक्स, लगभग 20,000 बॉक्सों में जो है मीटर हैं वो ऑन होते हैं हिंदी एंटरटेनमेंट देखने के लिए। और लगभग 4 घंटे औसतन हर रोज हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल देखा जाता है। उसके तुलना में अगर आप हिंदी न्यूज देखें तो वो वही 15 मिनट के आसपास है। लेकिन हिंदी न्यूज का साइज कितने लोग देखते हैं? लगभग 18 से 20% लोग हिंदी न्यूज देखते हैं जिनके घर में पीपल मीटर है। तो वहां पर आपको मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 7-8 हजार ऐसे हैं बॉक्सेस जो ऑन होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मैं किसी का रेटिंग रोकना चाहता हूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मुझे रवीश कुमार का रेटिंग बंद करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक पूरे केबल नेटवर्क पे रवीश कुमार को बंद कर देना है। मुझे कहीं पर रवीश कुमार का जो चैनल है 9 बजे, उसका मुझे ऑडियो खराब करना है। तो जहां पर भी मीटर लगा हो, वो अगर रवीश कुमार को उस वक्त देख भी रहा हो, लेकिन वो देख नहीं पाएगा। अगर उसको रवीश कुमार को ठीक से देखना है तो उसको ऑडियो नहीं मिलेगा। तो थोड़ी देर वो कोशिश कर लेगा, बोलेगा 2 मिनट देख लेता हूं कि ऑडियो आ रहा है नहीं, उसके बाद वो छोड़ देगा। तो ये खेल है। जहां तक टीवी मीटर को मैनिपुलेट करने का खेल है, ये नया नहीं है, बहुत सालों से चला आ रहा है। और आप जानते हैं एनडीटीवी ने एक केस भी किया था न्यूयॉर्क में, जहां पे वो ज्यूरिसडिक्शन अल्टीमेटली नहीं आया। लेकिन ये पुराना खेल है। आज बहुत लोग मीडिया में उछल रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे ये तो साफ हो गया। जब एनडीटीवी ने ये सवाल उठाया था और बाकी मीडिया चैनलों को फायदा मिल रहा था इस खेल से, तब वो चुप थे। हाल ही में सुदर्शन टीवी को लेकर हुई बहस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन चैनलों के कमाई का मॉडल देखना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी एक कंपनी को ज्यादा विज्ञापन मिल रहे हैं और किसी को कम। गोदी मीडिया का गोरख धंधा काफी गहरा है। एक दिन पहले केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने टीआरपी की बात की थी और हमारा फोकस इसी पर है। सरकार पर सवाल उठने लगे तो मंत्री जी ने टीआरपी पर दोष डाल दिया। पहले पीत पत्रकारिता ऐसा एक शब्द होता था, फिर पेड न्यूज होता था, फिर फेक न्यूज होता था, अब टीआरपी पत्रकारिता हो गई है। कि टीआरपी के चक्कर में भले भले आ जा रहे और टीआरपी को शरण है। पहले तो एक टैम नाम की संस्था थी, उन्होंने देश भर में 5-10 करोड़ जब टीवी थे तब 5,000 मशीन उन्होंने लगाए थे। ये प्राइवेट संस्था थी, वो टीआरपी निकालती थी कि कौन सा कार्यक्रम, कौन सा चैनल, कौन सा ज्यादा देखा जाता है। तो मैं मंत्री बना था तो मैं उनके कार्यक्रम में गया था, तो उस समय बार्क ये टीवी चैनल वाले ही तैयार करने वाली संस्था, तो हमने स्वागत किया, कहा कि ये अच्छा है, सेल्फ रेगुलेशन आप करो। लेकिन अब उसी में से लोग आ रहे हैं और शिकायत भी कर रहे हैं। जो संस्थापक थे वही शिकायत करता हो गए। और टीआरपी के हमले से ऐसी स्थिति हो गई कि पिछले 2 सप्ताह का या 2 महीने का भी आप जरा याद करो कैसे रिपोर्टिंग आया है, तो भी हमें समझेगा कि कहां तक पहुंच गई है ये टीआरपी का
अनावश्यक बोझ मीडिया को कभी न कभी बंद करना पड़ेगा। टीआरपी को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे और आज भी उठते हैं, लेकिन न्यूज चैनलों की जो समस्या है वो न तो सिर्फ टीआरपी से शुरू होती है और ना खत्म। इसे कोई ठीक नहीं करना चाहता। हर बार पुराने की जगह नया मॉडल आ जाता है, मगर खेल पुराना चलता रहता है। लेकिन यहां एक बात और है, प्रकाश जावड़ेकर को 2 महीने के कवरेज का तो याद रहा, लेकिन थोड़ा सा ही पहले का याद कर लेते तो रफाल आ गया, रफाल आ गया, रफाल आ गया, राम मंदिर शिलान्यास या तबलीगी जमात का कवरेज भी सामने आ जाता। तब आप समझते कि यह सिर्फ टीआरपी के अनावश्यक बोझ का मामला नहीं है, किसी के आवश्यक दबाव का भी मामला है। फ्लैशबैक में ले चलता हूं कि तबलीग के कवरेज के शीर्षक सुशांत सिंह राजपूत मामले के शीर्षकों की तरह ही हिंसक हुआ करते थे। विदेशी पैसा हजम, मौलाना का खेल खत्म, कोरोना की रफ्तार का जमाती ड्राइवर, कोरोना वाले मौलाना पर वार नोटिस 4 बार। देश में कोरोना की कितनी जमात, कोरोना बॉम्ब, अब कोरोना के नाम पर जिहाद करेंगे। जमात के साथ रोहिंग्या भी अब कोरोना बम। क्या खून देने से जमातियों के पाप धुल जाएंगे? कोरोना से जंग में जमात का रोड़ा, मरकज की जिद बनी महामारी। कोरोना से खतरनाक वायरस मरकज, लॉकडाउन के दुश्मन हैं जमाती। प्रकाश जावड़ेकर तबलीगी जमात के कवरेज का उदाहरण ला सकते थे, जिसके बारे में कई हाईकोर्ट के फैसले में जो टिप्पणियां की गई हैं वही बता देते। 21 अगस्त 2020 को जस्टिस टीवी नलवाड़े और जस्टिस एमजी सेविलकर की बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट में तबलीग के मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि दिल्ली में मरकज के कार्यक्रम में जो विदेशी नागरिक आए थे उनके खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ा प्रोपेगेंडा चला और यह छवि बनाने का प्रयास किया गया कि ये विदेशी भारत में कोविड-19 के प्रसार के लिए जिम्मेदार हैं। जहां कहीं भी महामारी या आपदा आती है, राजनीतिक सरकार बलि का बकरा ढूंढती है। तमाम हालात इस संभावना की ओर इशारा करते हैं कि विदेशियों को बलि का बकरा बनाने के लिए चुना गया। थोड़ी सी मेहनत आप भी करेंगे और फ्लैशबैक में जाएंगे तो आप अन्य दर्शकों को भी बता सकेंगे कि कैसे न्यूज चैनलों ने भारत के खूबसूरत लोकतंत्र की हत्या कर दी है। हत्या ही नहीं की है, उसके बाद लाश ही गायब कर दी है, शायद रात अंधेरे जला दी गई है। तबलीगी का प्रकरण मार्च के आखिरी सप्ताह और अप्रैल के मध्य तक छाया रहा। आज ही यानी 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में तबलीगी मामले को लेकर न्यूज चैनलों के कवरेज के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हो रही थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि तबलीगी मरकज के मामले में टीवी रिपोर्टिंग झूठी थी और सांप्रदायिक थी। क्या आप जानते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से हलफनामा दायर करने को कहा तो केंद्र सरकार ने जूनियर अधिकारी से हलफनामा दायर करवा दिया, जूनियर अधिकारी से। इस बात को लेकर चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई और कहा कि आप इस अदालत के साथ उस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते जिस तरह से आप कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हलफनामे में कुछ टीवी चैनलों पर याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, जो नफरत फैला रहे हैं। यह बेहद जरूरी बात है। कोर्ट ने कहा कि हलफनामे में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने खराब रिपोर्टिंग के कोई उदाहरण नहीं दिखाए। आप याचिकाकर्ता से सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि खराब रिपोर्टिंग की कोई मिसाल नहीं है? कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि नया हलफनामा 2 हफ्ते के भीतर दायर करें और उसमें गोलमोल बातें ना हो। क्या तबलीगी मरकज का कवरेज भी टीआरपी के अनावश्यक बोझ के तहत हुआ या फिर किसी का आवश्यक दबाव था? इस कवरेज से जिन्हें राजनीतिक फायदा हो रहा था वो वही भाषा क्यों बोल रहे थे जो इन चैनलों के एंकरों की भाषा थी? माहौल बनाने की भाषा और पत्रकारिता जल्दी ही तबलीगी को छोड़कर रफाल आ गया पर शिफ्ट हो गई थी। सांप सूंघ गया पाकिस्तान को, शुगर हो गया चीन को, रफाल आएगा सबकी नींद उड़ाएगा, विश्व गुरु बन गया सुपर पावर। 5 रफाल पाकिस्तान हल्कान।
पिछले 2 महीने के पहले भी यही हाल था, बल्कि पिछले 6 साल से यही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रकाश जावड़ेकर साहब ने इतनी आदर्श चिंता जाहिर की है। जब स्मृति ईरानी मंत्री थी सूचना और प्रसारण विभाग में, तो उन्होंने भी यही चिंता जाहिर की थी। How many of us in the private sector are always told that today news in some medium or the other has become almost like a spectator sport? When we began the broadcasting journey in our country, how many of us envisaged that one day a time will come in India where headlines will compete with hashtags? How many of us had envisaged that every line that you write in a newspaper will be challenged through social media? And how many of us had envisaged that a journalist who works in the broadcasting sphere does have a template of ethics and conduct rules that they need to abide by, but others don't play by the same rules? इसलिए गोदी मीडिया में जो कुछ भी घटा है या घट रहा है वो सिर्फ पिछले 2 महीने का हिस्सा नहीं है, वो पिछले 6 साल का हिस्सा है। केवल टीआरपी का मामला तब था जब रेटिंग के लिए रिपोर्टर स्वर्ग की सीढ़ी खोजा करते थे और भूतहा किलों में रात को टॉर्च लेकर भूत खोजते थे। रिया चक्रवर्ती के साथ जो हुआ उससे चैनलों ने बता दिया कि वे जिसे भी चाहेंगे मिलकर निशाना बना सकते हैं, जेल भिजवा सकते हैं। महीने भर की बहसबाजी के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो कहा है, कम से कम उसे ही 4 घंटा ये चैनल वाले पढ़ देते तो दर्शकों को पता चल जाता कि उनके साथ क्या हुआ है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को जमानत देते हुए नारकोटिक्स ब्यूरो को जो फटकार लगाई है उससे साफ है कि इस गेम में सरकार की जांच एजेंसियां भी शामिल हैं। इसलिए यह सिर्फ टीआरपी का मामला नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि वह ड्रग डीलर्स का हिस्सा नहीं है। उसने कथित रूप से जो ड्रग्स लिया था उसे बेचने के लिए किसी और को नहीं दिया, ना पैसा कमाया। किसी को पैसा देने का मतलब यह नहीं कि वह इस अवैध व्यापार को बढ़ावा दे रहा है या दे रही है। फाइनेंस का मतलब हुआ कि वह किसी गतिविधि को जारी रखने के लिए पैसा उपलब्ध करा रही है। मौजूदा केस में सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं था, उसे गिरफ्तारी की आशंका नहीं थी और वह अपने घर में रह रहा था, इसलिए गिरफ्तारी की आशंका नहीं थी। रिया के खिलाफ 27A की धारा लगाना ठीक नहीं। एनसीबी ने जो धारा 27A लगाई है उसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी दोस्त या रिश्तेदार को ऐसे उपभोग के लिए पैसे देता है तो जिसने ड्रग का उपभोग किया है उसे 1 साल की सजा मिलेगी और जिसने खरीदने के लिए पैसे दिए उससे 20 साल। यह काफी असंतुलित और अतार्किक भी है। इस बात की बहस नहीं हुई कि रिया ड्रग्स किसके लिए खरीद रही थी और ड्रग्स कौन ले रहा था, सुशांत सिंह राजपूत। खैर, रिया के मामले में कोई सबूत नहीं है और 1 महीने से जांच और जांच के नाम पर कवरेज का तमाशा चल रहा है। टीआरपी, जांच एजेंसी, राजनीतिक दल, आईटी सेल, फेक अकाउंट और फिर सोशल मीडिया पर हैशटैग के जरिए माहौल का निर्माण और फिर इसे हवा देने का काम करते हैं न्यूज चैनल के एंकर। जब हवा नहीं होती है तब वे कूद कूद कर हवा भरने लगते हैं। एक पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया है। इस खेल में दर्शक सिर्फ एक छोटा सा प्यादा है, बादशाह कोई और है। अब यहां से समझिए, जुलाई 2019 की खबर। स्वीडन की कंपनी और एक डेटा का विश्लेषण करने वाली कंपनी हाइपर ऑडिटर ने इंस्टाग्राम पर 82 देशों के 1,84,00,000 मीडिया इन्फ्लुएंसर खातों का विश्लेषण किया था। वो लोग जिनसे आपको प्रभावित किया जाता है ताकि आप किसी कंपनी का उत्पाद खरीद सकें। पाया गया कि अमेरिका, ब्राजील और भारत में इनके 9 करोड़ से अधिक फेक फॉलोवर हैं, फर्जी। भारत में 1,60,00,000 फेक अकाउंट हैं जो फॉलोवर नजर आते हैं, जो लाइक और कमेंट करते हैं। आपको लगता है कि आप एक असली व्यक्ति को देख रहे हैं जबकि वो असली नहीं होता। न्यूज चैनलों के डिबेट शो का आइडिया भी ट्विटर से आता है, इसी माहौल से, जहां फर्जी और असली तरीके से माहौल बनाया जाता है। आप रिसर्च से स्थापित कर सकते हैं कि सुबह की ट्वीट या ट्रेंड का शाम की डिबेट से संबंध है। हम तो सीमित संसाधन में काम करते हैं तो त्रुटियां हो सकती हैं, त्रुटियां। इस कारण से हम वेबसाइट का नाम नहीं दे रहे, मगर कुछ न्यूज वेबसाइट पर सुशांत सिंह राजपूत की स्टोरी की गिनती बताती है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म और चैनलों पर बन रहे माहौल में कितनी समानता है। न्यूज वेबसाइट ए पर सुशांत सिंह मामले में लगभग 1300 आर्टिकल छपे हैं और हर दिन 11 आर्टिकल छपे हैं। वेबसाइट बी पर 116 दिनों में 800 लेख छपे हैं, हर दिन 7 लेख।
वेबसाइट सी पर 116 दिनों में 700 लेख छपे हैं। हर दिन 6 आर्टिकल छप रहे थे। सोचिए, एक एक वेबसाइट पर। सिर्फ 3 वेबसाइट पर 116 दिनों में कुल मिलाकर 2800 के करीब खबरें और आर्टिकल छपी हैं, यानी हर दिन 24 आइटम। इस तरह से न जाने कितनी वेबसाइट होंगी, अखबार होंगे, चैनल होंगे, और इन 116 दिनों में सुशांत सिंह राजपूत के मामले में लाखों की संख्या में कवरेज हुआ होगा। काश इनका 1% किसानों और बेरोजगार छात्रों को मिल गया होता। इसलिए इसे सिर्फ टीआरपी तक सीमित न रखिए। धीरज रखेंगे तो आगे और पता चलेगा। मैसेडोनिया का वेलिस 50,000 की आबादी वाला शहर है। यहां के नौजवानों ने 2016 के अमेरिकी चुनाव में फर्जी न्यूज वेबसाइट खोलकर खूब पैसे कमाए। इन्हें पैसे दिए गए कि ट्रंप के समर्थन में माहौल बनाइए। फेक न्यूज के इतिहास में इसका खूब उदाहरण दिया जाता है। वेबसाइट के नाम ऐसे रखे गए जिससे सर्च करते ही ऊपर आ जाते और उनके नकली फॉलोअर बनाए गए। इनके जरिए ओबामा और हिलेरी क्लिंटन की छवि खराब की गई। झूठे बयान और झूठी खबरें छापी गईं। ऐसी झूठी खबरों के आधार पर अमेरिका के न्यूज चैनलों में बहस होने लगी। जिनका काम था झूठ का पर्दाफाश करना, वो झूठ चलाने लगे। ट्रंप की जीत में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो सूचना और प्रसारण मंत्री से एक गुजारिश है कि यह सिर्फ टीआरपी का अनावश्यक दबाव नहीं है, बल्कि किसी की राजनीति के लिए अति आवश्यक बोझ है, जिसे गोदी मीडिया खुशी खुशी उठाए फिर रहा है। इससे बनने वाले कॉम्प्लेक्स के जरिए विपक्ष को खत्म कर दिया गया, हत्या की गई विपक्ष की। कई साल गुजर जाने के बाद राहुल गांधी अब जाकर इस बात को जनता के बीच बोलने लगे। आप चेक कर सकते हैं कि कितनी जगहों पर राहुल की यह बात छपी है या दिखाई गई है। रिसर्च कीजिए। If the entire architecture of institutional architecture is captured, then to say the opposition is weak, that's not really a correct statement. Give me a free press. Give me institutions that are free, and the government will not last. I don't have that. I can take proof, clear-cut proof of, for example, the Rafael deal. I can bring it to you. Don't show it. Right? So, at a certain level, frankly, you're also not doing your job. And it's okay for you to blame the opposition and say, well, you know, the opposition is weak. But, my friend, you're also walking into slavery. Right? You're also walking into a place where you will become very uncomfortable. I'm fighting for it. You in your own way, I'm sure, are also fighting. 6 अक्टूबर को कई जगह यह खबर छपी है। हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने भी रिपोर्ट फाइल की थी कि मुंबई पुलिस ने 80,000 फेक अकाउंट की पहचान की है, जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बनाए गए और इनके जरिए मुंबई पुलिस को टारगेट किया गया, ताकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के मामले में मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को बदनाम किया जा सके। जब 35 लाख बेरोजगारों ने अपनी नौकरी के लिए ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड चलाया, तो गोदी मीडिया ने ऐसे अनदेखा किया जैसे ये फेक अकाउंट हो। लेकिन जब फेक अकाउंट से हैशटैग ट्रेंड होता है तो मीडिया अपनी गोद में ले लेता है और 3 महीने तक इस स्टोरी को गोद से नहीं उतारता है। अब तेरा क्या होगा रिया, कब तक खैर मनाएगी रिया, भाई शोविक अंदर अब आएगा रिया का नंबर। ड्रग्स के खेल में गई रिया जेल में, इंडिया की मोस्ट वांटेड रिया तूने क्या किया, अब नशा उतारेगी एनसीबी, 4 हीरोइन एक सवाल, किस किसने लिया माल। नशेड़ियों को बचाने के लिए रिया के इंसाफ का अभियान, ड्रग्स, दुबई और डील, एक्सप्लोसिव एक्सपोजे, ड्रग्स, ड्रामा और डेथ, सच की फिक्सिंग, इस तरह के शीर्षक लगाए गए। ये चला है न्यूज चैनलों पर। अब आप कोई भी साइट खोलिए, वहां सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की खबर दिखेगी। लगेगा कि सारी दुनिया यही पढ़ रही है। आपके फोन के न्यूज फीड में बार बार इसी की खबर आएगी। नया एंगल होगा, नए तरीके की हेडलाइन होगी, लोग लगेगा कि हाँ सारी दुनिया पढ़ रही है। फिर आप न्यूज चैनल खोलेंगे तो वहां भी इस पर डिबेट चल रहा होगा, पब्लिक बात करे। इसलिए फर्जी और असली अकाउंट के जरिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत के नाम पर कई तरह के ट्वीट किए गए। ये सारे ट्वीट कुछ ही शब्दों के आसपास होते थे। बंगाल का काला जादू, मर्डर, ड्रग्स रैकेट, बॉलीवुड में खान गैंग, परिवारवाद, हत्या, साजिश वगैरह वगैरह। शोएब दानियल की इस रिपोर्ट की काफी चर्चा है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के प्रोफेसर जोयोजीत पॉल
और उनके साथ कुछ और लोगों ने 14 जून से लेकर 12 सितंबर के बीच सोशल मीडिया पर रिसर्च किया कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बीजेपी हत्या की थ्योरी को बढ़ावा देने लगी, जो थ्योरी कई न्यूज चैनलों पर चल रही थी। ऐसा कैसे हो गया कि गोदी मीडिया के न्यूज चैनलों और बीजेपी के नेताओं की थ्योरी एक सी लगने लगी? कांग्रेस के 3037 नेताओं और बीजेपी के 3478 नेताओं ने ट्वीट किए इस मामले में, लेकिन बीजेपी ने 61,000 से अधिक ट्वीट किए और कांग्रेस ने आधे यानी 32,406 ट्वीट किए। 239 मीडिया घरानों ने 45,969 ट्वीट किए। 1930 पत्रकारों ने 41,056 ट्वीट किए माहौल बनाने के लिए। कुछ दिनों के बाद किरदार बदल जाते थे। पहले आदित्य ठाकरे को निशाना बनाया गया, फिर उद्धव ठाकरे को। हैशटैग उद्धव रिजाइन और CBI फॉर SSR, हैशटैग शेम ऑन महा गवर्नमेंट, हैशटैग बेबी पेंगुइन चलाया गया। सुशांत सिंह राजपूत का कवरेज और हाथरस का कवरेज पैटर्न दोनों का एक ही है। केरल के पत्रकार सिद्दीक कंपन को गिरफ्तार कर लिया गया, UAPA लगा दिया गया। ऐसे वक्त में सरकार अपनी जांच एजेंसी पर आंख मूंदकर भरोसा कर लेती है, और जब तबलीग के मामले में उससे सवाल किया जाता है तो कहती है प्रेस की आज़ादी का सम्मान करते हैं। ये सिर्फ कार्टून नहीं है, हमारे समय के दस्तावेज हैं। सतीश आचार्य, मंजुल सहित कई कार्टूनिस्ट टीवी को दूर से देख रहे थे। उन्हें पता था कि अखबार और चैनलों के पन्ने पर उनके नजरिए की कोई जगह नहीं होगी, इसलिए कार्टून के कोने में दर्ज कर रहे थे कि न्यूज चैनल एक झूठी खबर के बहाने रिया चक्रवर्ती के साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं। कई कार्टूनों में खंजर का इस्तेमाल हुआ है, धारदार चाकू का, जो सिर्फ रिया की पीठ पर ही नहीं, आप दर्शकों की पीठ पर भी भौंका गया। एक दिन आप याद करेंगे कि इस दौर में प्राइम टाइम देखा करते थे। उस मैं ये देख रहा हूँ कि चीज़ें जो हैं उसमें पक्ष बदल गए हैं। अब मीडिया ज़्यादातर आमतौर पे इस तरह की खबरें तब उठाता है कि उसको वो मामले को और सनसनीखेज बनाना चाहता है, या दर्शकों को काफ़ी देर तक अपने पास रोके रखना चाहता है। और कई बार इसमें यह होता है कि वो तथ्यों को इग्नोर कर देता है कि तथ्य क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, उन्होंने पहले ही एक कंक्लूज़न ड्रॉ कर लिया है और उस कंक्लूज़न को प्रूव करने के लिए सारी खबरें चलाई जा रही हैं। इस मामले में हमने शीना वोरा मर्डर केस देखा, पर हाल फिलहाल में जो हमने देखा है वो सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु का जो मामला हुआ, उसमें जिस तरह से मीडिया ने और ख़ासतौर से एक ख़ास किस्म के चैनलों ने जिस तरह से उसकी कवरेज की है, वो किसी भी व्यक्ति को उद्वेलित करने के लिए काफ़ी थी। तो एज ए कार्टूनिस्ट चूँकि हम जब ये देखते हैं, हम ड्रॉ करते हैं कि कहाँ पर समाज में विसंगति है, हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इतनी ज़्यादा विसंगति अपने ही साथ काम करने वाले लोगों में पाएंगे, कि जिसको ये कहा जा रहा था कि मीडिया जो है वो या जर्नलिज्म जो है वो उन लोगों की आवाज़ है जिनके पास खुद की आवाज़ नहीं है। पर यहाँ हम देख रहे हैं कि ये मीडिया के थ्रू बाकायदा एक जेन्युइन आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है ख़ासतौर। तो ये वो चीज़ें थी जिनकी वजह से इस पीरियड में जो कार्टून हमने बनाए वो हमने। रिया चक्रवर्ती के मामले में हमारे सहयोगी सुनील सिंह लगातार रिपोर्ट कर रहे थे, लंबे समय से क्राइम की रिपोर्टिंग करते हैं। आप इनकी पुरानी किसी भी रिपोर्ट की भाषा देख सकते हैं। हमने सुनील सिंह से गुजारिश की कि क्या आप वीडियो ब्लॉग बनाकर भेज सकते हैं कि आप उस दौरान अपनी भाषा के साथ, अपने कौशल के साथ किस तरह से देख रहे थे, हाशिए पर जाते हुए देख रहे थे, या आप जहां थे वहीं थे और पत्रकारिता गटर में जा रही थी। मैं 20 साल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हूं। इस दौरान बहुत से बदलाव आए मीडिया कवरेज में, लेकिन इस बार खास करके 14 जून के बाद जो बदलाव दिखा वो बहुत ही भयानक है। रिया चक्रवर्ती के पीछे जिस तरह से मीडिया लगी वो हैरान करने वाला था। जहां भी वो जाए उनके दरवाजे घर के पास तो मीडिया जमा ही रहने लगी। जहां भी वो जाए पूछताछ के लिए, चाहे मुंबई पुलिस, CBI या फिर NCB के पास पूरा पीछा करना। पहले भी हमने देखा है कई कुछ आरोपी या सेलिब्रिटी का पीछा करते हुए, लेकिन इस तरह का पीछा पहले कभी नहीं देखा था कि एकदम साथ साथ लगे रहना, अंत तक साथ में रहना, हर ट्रैफिक के सिग्नल पर रुकना, विंडो खटखटाना, सीट से शीशा खटखटाना और उनसे सवाल पूछने की कोशिश करना। बिल्कुल दुर्घटना का खतरा बना रहता था, लेकिन मीडिया लगातार पीछा कर रहे थे और उसमें मीडिया में भी होड़ लगी हुई थी। अजीब तरह की होड़ बिल्कुल इस तरह देखने को मिली जो पहले कभी देखने को नहीं मिल रही थी। इतना ही नहीं तो DRDO गेस्ट हाउस के पास
जो कवरेज का तरीका भी मैंने देखा कि इस बार काफ़ी कुछ बदल गया था और उसमें मीडिया कवरेज में मदारी का तमाशा जैसा बना दिया गया था, खास करके पूछ भारत के एक रिपोर्टर ने अजीब तरह उछल कूद करके रिपोर्टिंग करना, कभी किसी और गाड़ी पे चढ़ जाना, कहीं ऑटो में बैठ जाना, गोल गोल घूमना, मतलब सूचना कम, जानकारी कम, गंभीरता कम, पूरा मनोरंजन बनाकर रख दिया था। मुझे एक वाकया याद है कि उसी DRDO गेस्ट हाउस पे जब गाड़ी अंदर जा रही थी, अंदर शीशा बंद था, अंदर एक शख्स बैठा था, उसका शूट कर रहे थे सभी कैमरे, तभी ये पूछ भारत के उस रिपोर्टर ने कहा कि सिद्धार्थ, हैप्पी डेंट खाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें जवाब देना होगा। अब बताइए, जो मास्क पहना हुआ है जो शख्स, वो अंदर हैप्पी डेंट खा रहा है, कैसे कोई पहचान सकता है? लेकिन गजब की पारखी नज़र उस शख्स की थी। इतना ही नहीं तो और भी इस तरह के कई वाक़े हैं जिन्हें मैं फिर कभी विस्तार से बताऊंगा, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि TRP के होड़ में फर्जी गेस्ट, फर्जी जो है दोस्त गढ़े गए सुशांत के, फर्जी एक्सपर्ट लाए गए, फर्जी गवाह तक बनाए गए। यानी खुदकुशी को मौत बताने के लिए मीडिया ने हर वो कंडे अपनाए जिसे अपनाने में कभी कभी कोई राजनेता भी शर्मसार हो जाए। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि TRP अनावश्यक बोझ ना बने, लेकिन मेरा सवाल है कि क्या मीडिया किसी आवश्यक दबाव में है? 2016 के एक प्राइम टाइम के फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। सुशांत सिंह राजपूत हो या हाथरस या तबलीग का कवरेज हो, आप चैनल बदलते जाएंगे, दिखेगा एक ही तरह का कंटेंट। ज़्यादातर चैनल अलग होते हुए भी एक कंटेंट को दिखाते हैं, जैसे देश में 100 नेताओं के होते हुए एक ही नेता को दिखाते हैं। टीवी के सामने बैठे इसी दर्शक के बारे में कहा गया कि यह शक्तिशाली है, अपने रिमोट से तय करता है कि कौन सा चैनल देखेगा और क्या देखेगा। इसलिए चैनलों की दुनिया में होड़ मची अलग अलग खबरों को लाने की। धीरे धीरे होड़ बंद हो गई, कभी तालिबान तो कभी 2012 में दुनिया खत्म होने के कार्यक्रम आने लगे। एक रिपोर्टर तो स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुंचा। सारे चैनल धीरे धीरे एक से होने लगे, सारे दर्शकों को धीरे धीरे एक सा बनाया जाने लगा। चैनल बदलना ना बदलना एक ही बात, चारों तरफ वही मुद्दे, वही दलीलें। एक बार एजेंडा तय हो गया, उसे प्रोपेगेंडा में बदलने के लिए चैनल चल पड़ते हैं। क्या यह सिर्फ संयोग होगा कि कई चैनल 2-4 मुद्दों के आसपास ही दिन रात बहस करते रहते हैं? टीवी एक ईंट बनता जा रहा है, ईंट के ऊपर ईंट, टीवी के ऊपर टीवी, चैनलों के ऊपर चैनल। दर्शक के आसपास एक कुआं बन गया है। कुएं की दीवार ऊंची होती चली गई है, वो धारणा के इस अंधेरे कुएं में बंद होने लगा है। कुआं अब सुरंग हो गया है। आपकी सोच उस स्क्रीन का विस्तार बन जाती है जो आप देख रहे होते हैं। वैसा ही आप सोचने लगते हैं, वैसा ही आप कहने लगते हैं। यहाँ बैठे बैठे दर्शक को अब 2-4 बातें ही मालूम हैं, या वही मालूम है जिसे बताए जाने का फैसला हुआ है। इस कुएं में बंद दर्शक के दर्शक होने का अस्तित्व मिट गया है। आप दर्शक नहीं रह गए हैं। मौत का कुआं आपने देखा होगा मेले में। ये जो आप देख रहे हैं लोकतंत्र में जनमत की मौत का कुआं है। क्या आप टेलीग्राफ अखबार का फ्रंट पेज देखना चाहेंगे जो आज छपा है? रिया चक्रवर्ती के फैसले के बाद टेलीग्राफ ने एक लकड़बग्घे की तस्वीर छापी है। अब लेते हैं यहां ब्रेक। मुंबई में कोविड-19 से जितनी भी मौतें हुई हैं, उनमें से 85% वो लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है। लेकिन इसी के बीच एक 56 साल के एक ऐसे नौजवान की कहानी भी है जिन्हें कई प्रकार की बीमारियां थीं और मल्टी ऑर्गन फेलियर भी था, लेकिन उन्होंने एक हफ्ते के भीतर कोविड-19 को हरा दिया। मुंबई के बुजुर्गों पर कोविड खूब कहर ढा रहा है। कुल मौतों में करीब 85% मौतें 50 साल से ऊपर के मरीजों की हो रही हैं। मुंबई में अब तक कोविड से 9,199 मौतें हुई हैं, जिनमें 7,793 यानी करीब 85% मौतें 50 साल से ऊपर के मरीजों की हुई हैं। वैसे कोविड के कुल मामलों में 50 से ऊपर के संक्रमित मरीजों की संख्या करीब 42% है।
बीएमसी 50 साल से ज्यादा के हर कोविड मरीज को अस्पताल भेजने की कोशिश में है, लक्षण तकलीफें हों या नहीं। उसमें से एक प्रयास हमने ये भी किया है कि 50 साल और अन्य बीमारियों वाले व्यक्तियों को भले ही उनको होम आइसोलेशन की सुविधा प्राप्त हो, लेकिन उनको भी चाहे तो निजी अस्पतालों में, चाहे सरकारी अस्पतालों में, महानगर पालिका के अस्पतालों में अपने आप को दाखिल कराना उनके लिए अच्छा रहेगा। ऐसा हमने एक सर्कुलर जारी किया है। बुजुर्गों के लिए इस मुश्किल घड़ी में थोड़ी सुकून की खबर मुंबई के ग्लोबल अस्पताल से आई। अपने बेटे के साथ बैठे ये हैं 56 साल के महादेव हरि पटेल। कोविड के कारण मल्टी ऑर्गन फेलियर निमोनिया से सामना हुआ। 2 साल पहले हार्ट ट्रांसप्लांट भी करवा चुके हैं। हालत गंभीर थी, लेकिन 1 हफ्ते में कोविड नेगेटिव होने के साथ ही इनका रिकवर होना डॉक्टर चमत्कार मानते हैं और मरीज कहते हैं इन्हें नई जिंदगी मिली। अब मैं घर जा रहा हूँ खुशी से और एकदम खुशी होगी और तबीयत एकदम मस्त होगी और वहाँ जाके बच्चे लोग से मिल के बात करेंगे और एकदम खुश है। मुझे तीसरी जिंदगी मिल गई समझो। डैडी की हालत 2018 में भी खराब थी। उस टाइम पे हम लोग ने हार्ट ट्रांसप्लांट कराया था। उस टाइम पे उसके बाद सब ऑल ओके वेरी वेल अच्छा चल रहा था। थोड़ा बीच बीच में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होता, लेकिन दवाई से एकदम कंडीशन ठीक रहती थी। लेकिन यहाँ पे कोविड के टाइम इस समय उनको तकलीफ थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो हम लोग सीरियस कंडीशन में उनको वेंटिलेटर पे ग्लोबल हॉस्पिटल में लेके आए थे। तो डॉक्टर ने थोड़ा सर्विस फास्ट देके, अच्छा सर्विस देके उनको वेरी वेल करके एकदम बेस्ट अच्छा भी कर दिया है। जब भी ये ग्लोबल हॉस्पिटल आए हमने इन पे काफ़ी सारे टेस्ट किए, तो हमें पता चला कि इनको स्ट्रोक हो चुका था और किडनी फेल हो चुका था, हार्ट कमज़ोर था, फेफड़े में पानी काफ़ी सारा पानी जम गया था, फेफड़े में कोविड निमोनिया की मात्रा काफ़ी थी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी था। अभी हमारे सामने ये चैलेंज था कि इनको मल्टी ऑर्गन फेलियर हो चुका था और इनका हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो चुका था। कार्डियोलॉजी टीम, न्यूरोलॉजी टीम, किडनी की टीम और इंटेंसिव केयर टीम, सारे टीम ने मिल के मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच करके इन्हें ट्रीटमेंट दी। करीब 5 दिन के बाद ये वेंटिलेटर से बाहर आए और इनकी सक्सेसफुली ट्रीटमेंट हो गई। कोविड के इलाज के लिए मरीजों की इम्यूनिटी बढ़ाई जाती है, लेकिन ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले मरीजों के इलाज के लिए इम्यूनिटी घटानी पड़ती है। 17 सितंबर को भर्ती हुए महादेव पटेल हफ्ते भर बाद डिस्चार्ज तो हुए, लेकिन सांस की दिक्कत के बाद फिलहाल स्थिर हालत में ऑक्सीजन बेड पर रिकवर कर रहे हैं। इनकी केस स्टडी डॉक्टर मेडिकल जर्नल में छापने वाले हैं। डॉक्टर मानते हैं कि ऐसे मरीजों के भी कोविड होने पर अगर वक्त पर इलाज हो तो कमजोर से कमजोर मरीज की जिंदगी बच सकती है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।